ओके जी, स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, बात है नहीं प्लीज। हाँ जी, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कल हम स्टार्ट कर चुके हैं। इट्स मीन कि द सिस्टम विच कंट्रोल इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो इनवॉलंटरी फंक्शन है उसको कंट्रोल करना किसका काम है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये वर्ड निकला है ऑटोमेटिक से, कि जितने ऑटोमेटिक फंक्शन है बॉडी के अंदर वो इस सिस्टम ने कंट्रोल करने हैं, ठीक है जी। इसमें सिंपैथेटिक है और पैरासिम्पैथेटिक। तो यस्टरडे वी डिस्कस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम है। जो सिंपैथेटिक है उसको फ्लाइट और फाइट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर है वो लॉन्ग है, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर शॉर्ट होती है। सिंपैथेटिक इसका अपोजिट है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन है और जो सिंपैथेटिक है उसके अंदर एड्रेनलिन है। ये इसके मेन पॉइंट है। तो आज हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम सिंपैथेटिक पढ़ेंगे। इन दोनों को समझना इनडायरेक्टली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो कल हमने ये बात की थी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज आल्सो नोन एज कोलिनर्जिक सिस्टम। इसको क्या कहते हैं? कोलिनर्जिक। तो आज हेडिंग दे दे व्हाट इज मीन बाय कोलिनर्जिक सिस्टम। कोलिनर्जिक सिस्टम, ठीक है। कोलिनर्जिक सिस्टम, in another word it means parasympathetic system. Yesterday we already discussed this concept, ठीक है। इसमें लिखे the system in which mainly acetylcholine is released, ठीक है। ये कंसेप्ट सबको पता होना चाहिए कि वो सिस्टम जिसमें मेनली कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाए? एसिटाइलकोलिन। दैट इज नोन एज कोलिनर्जिक सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है। इट इज प्रीडोमिनेंट, सेम पॉइंट, इट इज प्रीडोमिनेंट इन रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन, ठीक है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट से मुराद रिलैक्स स्टेट है। जब पेशेंट रिलैक्स स्टेट में होता है, जिस तरह भी हम बैठे हुए हैं बिल्कुल रेस्टफुल कंडीशन में, जो प्रीडोमिनेंट सिस्टम काम करता है दैट इज कॉल्ड पैरासिम्पैथेटिक या कोलिनर्जिक सिस्टम, ठीक है। और इस सिस्टम को समझने के लिए वी शुड नो समथिंग अबाउट व्हाट एसिटाइलकोलिन। तो अब हेडिंग दे सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन बनती कैसी है बॉडी के अंदर, इसकी सिंथेसिस किस तरह होती है? तो हेडिंग दे दे सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन, ठीक है जी। सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन अभी हमने पढ़ना है, ठीक है जी। नंबर 1, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एसिटाइल को ए। ये वर्ड सुने कि नहीं? एसिटाइल को ए 2 कार्बन कंपाउंड। एसिटाइल को ए कितने कार्बन से बना होता है? 2। तो याद रखना है इट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ 2C से हमारा 2 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। एसिटाइल को ए एंड कोलिन। तो पहली बात तो ये है इन दी नर्व एंडिंग by the help of choline transferase enzyme. Which enzyme? Choline transferase। सबसे पहली बात यह है जो एसिटाइल कोलिन है ये एसिटाइल को ए और कोलिन के कॉम्बिनेशन से बनेगी। कहाँ पे? नर्व एंडिंग के अंदर एक एंजाइम की मौजूदगी में, दैट इज कॉल्ड कोलिन ट्रांसफरेज। तो ये अलग एक एमसीक्यूज है कि कौन सी एंजाइम है एसिटाइल कोलिन को बनाने में हेल्प करती है, दैट इज कोलिन ट्रांसफरेज। तो इसको एमसीक्यूज करें यहाँ पे इसके साथ इस तरह लेके एमसीक्यू, क्योंकि दिस इज आस्क्ड इन द एग्जाम। क्योंकि इस एंजाइम के बगैर हम एसिटाइल कोलिन को नहीं बना सकते। So this enzyme should be there for the synthesis of acetylcholine, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ACH stand for acetylcholine is stored in the vesicles। ये किसके अंदर स्टोर होता है? वेजिकल्स के अंदर। और व्हाट इज वेजिकल वी विल डिस्कस नाउ। जब एसिटाइलकोलिन बन जाए,
अगर बॉडी को उसकी जरूरत है तो फिर जाकर ये काम करेगा, अगर बॉडी को जरूरत नहीं है तो उसको हम स्टोर करेंगे, क्योंकि अगर एसिटाइल कोलिन बन जाए और द बॉडी डू नॉट नीड दैट टाइम, तो हमें उसको लूज करना चाहिए कि स्टोर करना चाहिए? स्टोर करना चाहिए, ताकि जरूरत के वक्त पे ये काम आ सके। और एसिटाइल कोलिन को जिस स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर किया जाता है उसका नाम क्या है? वेसिकल्स है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेसिकल। देन डिपेंड अपॉन द नीड पे डिपेंड करते हुए इट रिलीज एंड एक्ट ऑन विच रिसेप्टर? मस्कोरेनिक रिसेप्टर। कल बात की थी ना, ये किस रिसेप्टर पे काम करता है? मस्कोरेनिक रिसेप्टर। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। मस्कोरेनिक रिसेप्टर फिर M1 से लेके कितने तक होता है? M5 तक होते हैं, ठीक है। एट द एंड, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी MCQs है। एट द एंड इट इज लाइस्ड बाय, लाइस से मुराद डिस्ट्रॉयड है, लाइस्ड बाय एसिटाइल कोलिन एस्टिरेज। वेरी गुड, ठीक है, एस्टिरेज, ये इसको हम कोलिन एस्टिरेज भी कहते हैं। तो ये भी एक MCQ क्वेश्चन बन गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ फोकस करें दो बातें कि जब हम एसिटाइल कोलिन को बनाते हैं तो बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए दैट इज कोलिन ट्रांसफरेज, लेकिन जब एसिटाइल कोलिन बॉडी के अंदर काम करे तो उसको फिर खत्म होना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो एसिटाइल कोलिन एस्टिरेज है। तो ट्रांसफरेज कैन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन, एस्टिरेज हेल्प इन द लाइसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। इन दोनों में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसकी डायग्राम हम ड्रा करते हैं कि इसकी डायग्रामेटिकल व्यू क्या है, तो डायग्राम में भी आप लोगों को इसकी आसान हो जाएगी कि इसकी कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अब देखिए कल हमने बात की थी अगर बहुत सी न्यूरॉन की एक्सॉन्स आपस में इकट्ठी हो जाए PNS में, उसको हम नर्व कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? नर्व कहते हैं। अगर वो CNS में इकट्ठी हो जाए तो उसको हम ट्रैक्ट कहते हैं। क्लियर है? इसका मतलब ये है अगर फॉर एग्जांपल ये राउंडेड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट इज कॉल्ड सेल बॉडी एंड सेल बॉडी कंटेन न्यूक्लियस, ठीक है। इसके इर्द गिर्द जो छोटे छोटे इस तरह आउटग्रोथ है दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। इसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। अब इस सेल बॉडी से इस तरह एक एक्सटेंशन निकली है, लंबी एक्सटेंशन, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन, और ये एक्सॉन जहां पे खत्म होगा इसको हम नर्व एंडिंग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड नर्व एंडिंग। इसका मतलब ये है कि दिस स्मॉलर आउटग्रोथ एक्सटेंशन इज कॉल्ड डेंड्राइट्स, फिर राउंडेड पार्ट क्या कहते हैं? सेल बॉडी, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। और अगर बहुत सी एक्सॉन्स की कॉम्बिनेशन हो जाए PNS के अंदर तो उसको हम क्या कहते हैं? नर्व कहते हैं। और जहां पे एक्सॉन्स की एंड होती है ये नर्व क्या कहलाती है? एंडिंग। इसलिए एसिटाइल कोलिन कहाँ पे बनेगी? नर्व एंडिंग में। नर्व एंडिंग से मुराद ये है कि एक्सॉन जहां पे खत्म होगी वहां पे ये बन जाएगी, और जहां पे एक्सॉन खत्म होती है तो वहां पे ये किसके साथ अटैच होता है? मसल के साथ। तो कल हमने बताया था कि ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है। एंडिंग ऑफ द एक्सॉन ऑलवेज अटैचेस इन द बॉडी विद मसल, ये किसके साथ अटैच होता है? मसल। और इस एरिया को हम न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो इस एरिया के अंदर हमारे पास किस चीज की सिंथेसिस होगी? एसिटाइल कोलिन। अब इस एरिया को हम मैग्नीफाई करेंगे, बढ़ाएंगे, ताकि इसको पता चले कि एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस किस तरह होती है। ये क्लियर है कि नहीं? ओके जी। अब यहाँ पे अब जब डायग्राम हम ड्रा करेंगे, देखें थ्योरी को हम एक्सप्लेन करेंगे। अब हम नर्व एंडिंग ड्रा करेंगे। नर्व एंडिंग से मुराद ये है, देखें दिस इज द एंड ऑफ एक्सॉन, ये किस चीज की एंड है? एक्सॉन है। ये एक नर्व एंडिंग है कि नहीं? और ये किसके साथ नीचे अटैच है? वेरी गुड, मसल्स के साथ, ठीक है। तो देखिए दिस इज कॉल्ड न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ये नर्व और मसल के दरमियान जंक्शन को हम न्यूरो मस्कुलर, इधर फोकस करें। इस एक्सॉन के अंदर पहले से एक 2 कार्बन कंपाउंड पड़ा होता है विच इज कॉल्ड एसिटाइल CoA। अब यहाँ पे आप लोगों ने MCQ याद रखना है कि एसिटाइल CoA इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दी नर्व एंडिंग। एक्सॉन के एंड में पहले से एक 2 कार्बन कंपाउंड पड़ा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एसिटाइल CoA। अब हम जब बाहर से फूड लेते हैं, फूड खुराक खाते हैं, तो हमारे फूड के अंदर मुख्तलिफ चीजें, प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, लिपिड्स होती है, तो उसकी ब्रेक डाउन होती है कि नहीं?
उसकी ब्रेक डाउन से एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम कोलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिन। इसका मतलब एसिटाइल को ए पहले से एग्जान में होता है और कोलिन कहाँ से आता है? फूड से आता है। तो व्हेन वी टेक द फूड, इन द breakdown of the food there is a substance produced known as a choline। अब एसिटाइल को ए नर्व एंडिंग के अंदर है और कोलिन नर्व से बाहर है। अब ये दोनों मिलेगी तो एसिटाइल कोलिन बनेगा ना, क्योंकि एसिटाइल कोलिन एसिटाइल को ए और किसकी कॉम्बिनेशन से बनेगी? कोलिन से। क्लियर है? एसिटाइल को ए और कोलिन दोनों मिलेगी तो एसिटाइल को ए बनाएगा ना। अब इधर क्वेश्चन ये है कि इस कोलिन को नर्व एंडिंग में लेके जाना है कि नहीं, तो इसको हमने क्या करना है? ट्रांसफर करना है अंदर के नहीं। तो उस एंजाइम का नाम क्या है? कोलिन ट्रांसफरेज है। अब समझ गए कि नहीं? कोलिन बाहर है तो उसको अंदर ले जाने के लिए ट्रांसफरिंग एंजाइम चाहिए और उस एंजाइम का नाम क्या है? ट्रांसफरेज। अब ट्रांसफरिंग किसकी होगी? कोलिन की होगी, तो एंजाइम का नाम भी कोलिन ट्रांसफरेज है। क्लियर है? अब यहाँ से एक एंजाइम इस कोलिन को नर्व के अंदर लेके जाएगी और ये कोलिन किसके साथ मिलाएगी? एसिटाइल को ए, और एसिटाइल को ए और जब कोलिन आपस में मिलेगी तो इससे हम एसिटाइल कोलिन बनाएंगे। क्लियर है? लेकिन इस स्टेप के अंदर यहाँ पे जो एंजाइम ने काम किया है दैट इज कॉल्ड कोलिन ट्रांसफरेज। ये कौन सा एंजाइम है? कोलिन ट्रांसफरेज। अब एसिटाइल को ए जब कोलिन के साथ मिलकर एसिटाइल कोलिन बना चुकी है, अब यहाँ पे इस तरह फॉर एग्जांपल बॉल लाइक राउंडेड स्ट्रक्चर होती है इस नर्व एंडिंग के अंदर। The rounded ball-like structure in the nerve ending is known as vesicle। इसको क्या कहते हैं? Vesicle। Vesicle are nothing but these are the ball-like structure present in the end of axons। अब अगर एसिटाइल कोलिन की जरूरत नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए? स्टोर। और यही एसिटाइल कोलिन आकर किसके अंदर स्टोर हो जाता है? वेजिकल के अंदर। तो when acetyl choline is synthesized, it will be stored inside the vesicle। और जब हमें फिर इसकी नीड हो, जरूरत हो, तो फिर यही एसिटाइल कोलिन यहाँ से क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी और मसल के ऊपर अपने किस पे काम करेगी? रिसेप्टर। और इसकी जो रिसेप्टर है दैट इज कॉल्ड मस्करेनिक रिसेप्टर। अब मस्करेनिक रिसेप्टर कौन कौन से हैं? वी विल डिस्कस इन डिटेल। क्लियर है? लेकिन एसिटाइल कोलिन व्हेनेवर रिलीज इट विल एक्ट ऑन देयर ओन रिसेप्टर एंड दैट इज नोन एज मस्करेनिक रिसेप्टर। अब इससे क्यों सुन ले, जब एसिटाइल कोलिन काम करे तो इसको फिर डिटेच होना पड़ेगा कि नहीं? अब जब काम के बाद ये डिटेच हो जाए और ये ब्रेक ना करे तो फिर इसने तो फिर भी काम करना है ना, तो अनवांटेड एक्टिविटी होगी क्या? नहीं, क्योंकि एसिटाइल कोलिन एक लिमिट में काम करेगी। अब अगर ये एक लिमिट में काम करे और वो फिर डिटेच हो जाए तो उसको यहाँ पे रहना चाहिए कि लाइस करना चाहिए? लाइस करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। तो उसको हम फिर दो में डिवाइड करते हैं, एसिटाइल को ए में और किस में? वेरी गुड, एसिटाइल को ए एंड कोलिन में। और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो हमें एंजाइम चाहिए उसका नाम एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज है। ठीक है? तो अभी हम जब आगे फार्माकोलॉजी के अंदर ड्रग्स पढ़ेंगे या इसकी जो क्लिनिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे ना, उसमें सिर्फ दो चीजें याद रखें। एसिटाइल को ए और कोलिन को बनाने के लिए कोलिन ट्रांसफरेज चाहिए और एसिटाइल कोलिन को लाइस करने के लिए एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज चाहिए। ठीक है? यही एसिटाइल को ए ये दोबारा एक्सान के अंदर आकर स्टोर हो जाती है और ये कोलिन बॉडी बाहर निकालती है। जब फूड खाएंगे तो दोबारा नेक्स्ट कोलिन आएगी और इसके साथ मिलाकर क्या बनाएगी? एसिटाइल कोलिन बनाएगी। ठीक है जी? सो दिस व्हाट एसिटाइल कोलिन इन पैरासिम्पथेटिक सिस्टम। ये सिंथेसिस है। तो देखिए 4-5 स्टेप है इसमें। एसिटाइल को ए किसके साथ मिलेगी? कोलिन के साथ। किसकी मौजूदगी में? कोलिन ट्रांसफरेज की मौजूदगी में। फिर एसिटाइल कोलिन अगर बन जाए और उसको हमने स्टोर करना है तो किस स्ट्रक्चर के अंदर होगा? वेजिकल्स के अंदर। और जब बॉडी को नीड होगी तो फिर ये रिलीज होगा और जाकर किस पे काम करेगा? मस्करेनिक रिसेप्टर। व्हेन इट एक्ट ऑन मस्करेनिक रिसेप्टर इट विल डिटेच। और डिटेच होने के बाद इसको लाइस करने के लिए कौन सा एंजाइम है? एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज एंजाइम है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब हेडिंग दे लोकेशन ऑफ मस्करेनिक रिसेप्टर्स। ये लोकेशन क्या है? मस्करेनिक रिसेप्टर है कहाँ पे? क्योंकि एसिटाइल कोलिन की अगर फंक्शन कोई पूछे वो तो हमें तब समझ आएगी जब हमें किस रिसेप्टर की नॉलेज हो? मस्करेनिक रिसेप्टर। क्योंकि एसिटाइल कोलिन ने काम ही मस्करेनिक रिसेप्टर पे करना है। यहाँ पे लिखे लोकेशन ऑफ मस्करेनिक रिसेप्टर। ठीक है? मस्करेनिक रिसेप्टर इसकी लोकेशन हम पढ़ेंगे कि
where should be acetylcholine act and where are the muscarinic receptors? मस्कुरेनिक रिसेप्टर के लिए याद रखना है इसके जनाब 5 किस्म के रिसेप्टर है, M1 से लेके M5, लेकिन प्रैक्टिकली और बुक के अंदर जो मेंशन है वो M1 से M3 है। M4 और 5 की इतनी ज्यादा क्लिनिकल रिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं होते और उस पर प्रैक्टिकली एसिटाइलकोलिन की अभी तक रिसर्च जारी है, वो ज्यादा पता भी नहीं है। तो प्रैक्टिकली वी शुड नो 3 रिसेप्टर M1, 2 एंड 3, ये हमारे पास पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लेके रिसेप्टर इस तरह एक कॉलम की शक्ल में ड्रा करें तो इट विल बी इजी। फिर लेके लोकेशन और यहाँ पे लेके इफेक्ट, नेक्स्ट साइड पे लेके इफेक्ट। सबसे पहले तो लेके M1 जनाब कहाँ पे है? M1 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ब्रेन, ये कहाँ पे होती है? ब्रेन के अंदर। तो मस्करेनिक 1 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ब्रेन। अब जब एसिटाइलकोलिन जाकर ब्रेन के अंदर किस पे काम करे? M1, इट हेल्प इन कंट्रोलिंग ऑफ मेमोरी, ये किस में काम करता है? मेमोरी। यहाँ पे ले गए कंट्रोल मेमोरी, ये मेमोरी में हेल्प करता है, कंट्रोलिंग मेमोरी। नेक्स्ट देखिए कंट्रोल जजमेंट, किसी चीज को जज करने के लिए उसकी थिंकिंग में M1 रिसेप्टर का रोल होता है, ठीक है। तो कंट्रोल जजमेंट। तो नेक्स्ट देखिए इट आल्सो कंट्रोल अटेंशन, ये क्या कंट्रोल करती है? अटेंशन, कंट्रोल अटेंशन। तो जजमेंट, अटेंशन एंड मेमोरी, इन तीनों काम के लिए एसिटाइलकोलिन को किस रिसेप्टर पे काम करना है? M1 इन द ब्रेन के अंदर। फिर भी देखे आप लोग MBBS कर जाएंगे इंशाल्लाह, फिर हाउस जॉब में जाएंगे या FCPS पार्ट 1 में जाएंगे, तो यही M1 जो है कभी एग्जाम में नहीं आता, प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि M1 रिसेप्टर है कहाँ पे? इट इज इन द ब्रेन। और ये जब ब्रेन के अंदर, अब देखे आप लोग कहोगे कि यार इसके इतने अच्छे काम है, क्यों ये इम्पोर्टेंट नहीं है? मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए और सारी बहुत सी चीजें चाहिए, सिर्फ उनमें से 2 से 3% अगर काम है वो किसका है? M1। अगर एसिटाइलकोलिन M1 पे काम ना भी करे फिर भी 98% मेमोरी कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि कंट्रोलिंग द मेमोरी रिक्वायर्ड सो मेनी अदर थिंग्स। उनमें से सिर्फ अगर एक चीज है तो वो क्या है? M1 रिसेप्टर है। ये नहीं है कि जिसका M1 रिसेप्टर काम ना करे उसकी मेमोरी लॉस होगी, नहीं, क्योंकि 98% मेमोरी कंट्रोलिंग इज डन बाय अदर थिंग्स। तो इसका मतलब इसकी डैमेज होने से मेमोरी पे इतना अच्छा खासा इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर M1 पे एसिटाइलकोलिन काम करे तो मेमोरी कंट्रोलिंग की जो एबिलिटी है वो क्या रहेगी? वो ज्यादा रहेगी, ठीक है। इसके बाद लेके M2 रिसेप्टर कहाँ पे है? M2 रिसेप्टर एक्सीडेंट प्रेजेंट इन दी हार्ट, ये हार्ट में है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन द हार्ट। अब अगर एसिटाइलकोलिन जाकर किसको एक्टिवेट करें? M2 को, कहाँ पे? हार्ट। इट विल लीड्स टू डिक्रीज हार्ट रेट, उससे हार्ट रेट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यहाँ पे लेके इसका जो इफेक्ट है डिक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, डिक्रीज हार्ट रेट। और अगर हार्ट रेट नॉर्मली कितना होता है? 72 पर मिनट, लेकिन इसकी जो रेंज है इट इज फ्रॉम 60 to 100। अगर किसी बंदे में 1 मिनट के अंदर हार्ट रेट 60 से क्या हो जाए? कम हो जाए, द कंडीशन इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। इसको क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मीन हार्ट रेट डिक्रीज या हार्ट रेट लेस देन 60 पर मिनट। इसका मतलब, और दूसरी बात, जब एसिटाइलकोलिन M2 पे काम करे हार्ट के अंदर, इट विल डिक्रीज कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट। ये क्या करता है? डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट, मतलब इससे हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अगर हार्ट कंट्रैक्ट ना करे, कैन द हार्ट विल रिलीज इनफ ब्लड? नो, तो इतना ब्लड फिर नहीं निकाल पाएगा जिससे बॉडी की डिमांड पूरी हो जाए। तो इसका मतलब ये है, MCQs याद रखे कि अगर एसिटाइलकोलिन किस पे काम करे? M1, तो इट कैन लीड टू एक्साइटेशन। ये क्या कराता है? एक्साइटेशन। M1 इज एक्साइटेटरी, M1 क्या है? एक्साइटेटरी। लेकिन अगर एसिटाइलकोलिन किस पे काम करे? M2, ये हार्ट रेट क्या करता है? कम। ये इनहिबिटरी है कि एक्साइटेटरी? ये इनहिबिटरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो M2 इज ऑलवेज इनहिबिटरी। क्लियर है, M2 ये इनहिबिटरी है। डन, ओके जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है, इधर देखिए, अगर एक पेशेंट है उसकी हार्ट पंपिंग खत्म हो गई, उसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, या उसकी हार्ट काम करना छोड़ गया है, अब उसका हार्ट काम नहीं कर रहा, आप उसको ऐसा ड्रग दे कि इसने M2 को एक्टिवेट करना हो कि ब्लॉक करना हो। शाबाश, फिर बता रहा हूँ, अगर हम M2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करें उससे तो हार्ट रेट क्या हो जाती है, कम, वो तो इनहिबिटरी है। इसका मतलब अगर किसी का ऑलरेडी हार्ट रेट कम है और उसका हार्ट काम करना छोड़ गया है तो उसको ऐसा ड्रग देना है कि M2 को ब्लॉक करे या इसको एक्टिवेट करे। ब्लॉक करेंगे तो हार्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है, उल्टा है। द ड्रग इज एट्रोपिन। वो कौन सा ड्रग है, एट्रोपिन, अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। एट्रोपिन एक ऐसा ड्रग है जो हार्ट फेलियर पेशेंट में दिया जाता है, क्योंकि एट्रोपिन इस M2 को ब्लॉक करता है तो हार्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नॉर्मली अगर इसको हम एक्टिवेट करें तो उससे हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है, क्योंकि ये रिसेप्टर खुद क्या है, ये इनहिबिटरी है। इसके बाद देखिए M3। M3 हमारे पास कहाँ पे है, M3 रिसेप्टर। M3 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द आइस, ये कहाँ पे होता है, आइस के अंदर, ठीक है। तो M3 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द आई, स्पेशली दो जगहों पे। आई के अंदर जो प्यूपिल है, क्या है, प्यूपिल, ये उसको कंस्ट्रक्ट करता है, तो लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल, ये प्यूपिल को कंस्ट्रक्ट करता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इट प्रेजेंट इन दी लैक्रिमल ग्लैंड, कहाँ पे होता है, लैक्रिमल ग्लैंड, दोज ग्लैंड इन द आई विच प्रोड्यूस टीयर्स, ये क्या प्रोड्यूस करती है, टीयर्स। तो अगर M3 रिसेप्टर को हम एक्टिवेट करें किस ग्लैंड के ऊपर, M3 इंक्रीज टीयर्स प्रोडक्शन, ये क्या कराएगी, टीयर प्रोडक्शन को इंक्रीज कराएगी। क्लियर है, इसका मतलब ये है कि आई के अंदर टीयर्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना, वी शुड एक्टिवेट विच रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर। M3 रिसेप्टर आइस के बाद आल्सो प्रेजेंट इन सलाइवरी ग्लैंड्स, वेरी गुड, कहाँ पे होता है, सलाइवरी ग्लैंड। एंड व्हेन एक्टिवेट M3 रिसेप्टर वेयर, इन सलाइवरी ग्लैंड, अगर हमारे पास इसको हम सलाइवरी ग्लैंड में एक्टिवेट करें, इससे सलाइवा प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज, तो लेके इंक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन, सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि M3 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द GIT, ये कहाँ पे है, GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम में है। और अगर M3 रिसेप्टर हम एक्टिवेट करें कहाँ पे, GIT में, तो पेरिस्टालिसिस को बढ़ाती है, तो लेके इंक्रीज पेरिस्टालिसिस। और पेरिस्टालिसिस से मुराद क्या है, दैट इज रिपीटेड कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ GIT मसल। तो अगर ऐसा ड्रग कोई बंदा ले कि वो M3 को ज्यादा एक्टिवेट करे तो पेरिस्टालिसिस ज्यादा होगी क्या, नहीं, इट कैन कॉज डायरिया, ये क्या करा सकती है, डायरिया करा सकती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, पेरिस्टालिसिस से मुराद GIT मसल मोटिलिटी है, कि जो GIT मसल है उसकी मोटिलिटी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। इट इज आल्सो प्रेजेंट, M3 रिसेप्टर आल्सो प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लैडर, कहाँ पे होता है, यूरिनरी ब्लैडर। और जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हम M3 को एक्टिवेट करें, इट विल लीड्स टू कंट्रैक्शन और यूरिन कम आउट ऑफ द यूरेथ्रा, तो लेके मैक्चुरेशन, ये किस में काम करती है, मैक्चुरेशन। मैक्चुरेशन से मुराद ये है यूरिनेशन, अगर M3 को हम एक्टिवेट करें इससे फिर यूरिन आएगी, दैट इज कॉल्ड ऑफ मैक्चुरेशन। तो मैक्चुरेशन का मतलब ये है यूरिनेशन, पेशेंट विल बी यूरिनेट, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए एक कंसेप्ट आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। अब फॉर एग्जांपल दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर, ये ब्लैडर है, और ब्लैडर के साथ यहाँ पे जो यूरिन एक्सपेल करने के लिए स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड ऑफ यूरेथ्रा, दैट इज यूरेथ्रा, ठीक है जी। यूरिनरी ब्लैडर का काम यह है यूरिन को स्टोर करना, ऐसा है कि नहीं, द फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर टू स्टोर द यूरिन, और यूरेथ्रा का काम है एक्सपल्शन ऑफ यूरिन, यूरिन को बाहर निकालना। अब इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन साइड पे कुछ मसल्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, मसल्स। ये याद रखना एमसीक्यूज के लिए, इन द यूरिनरी ब्लैडर देयर इज अ मसल नोन एज डेट्रूसर मसल। इस मसल का नाम क्या है, डेट्रूसर मसल। डेट्रूसर मसल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द यूरिनरी ब्लैडर, और इस डेट्रूसर मसल के ऊपर जो रिसेप्टर है दैट इज कॉल्ड ऑफ M3। कौन सा रिसेप्टर है, M3। So we are talking about M3 receptor and we say M3 present in the urinary bladder। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर किस मसल पे होता है, डेट्रूसर मसल।
अगर हम कोई ऐसा ड्रग दे कि वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर किस मसल को एक्टिवेट करे, डेट्रूसर, दैट विल कंट्रैक्ट द ब्लैडर, और जब ब्लैडर कंट्रैक्ट होगी तो यूरिन बाहर निकलेगी कि नहीं, so it will lead to urination। क्लियर है? तो अगर M3 रिसेप्टर को हम ब्लैडर के अंदर एक्टिवेट करें तो उससे क्या हो जाती है, मैक्चुरेशन हो जाती है या यूरिनेशन हो जाती है। नेक्स्ट देखिए M3 रिसेप्टर ये और कहाँ पे है, स्वेट ग्लैंड में। कहाँ पे होता है, स्वेट ग्लैंड। और जब स्वेट ग्लैंड में M3 रिसेप्टर को हम एक्टिवेट करें तो उससे स्वेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे लिखे इंक्रीज स्वेट प्रोडक्शन, इससे जनाब स्वेट प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट लिखे M3 रिसेप्टर प्रेजेंट इन दी ब्रोंकस। कहाँ पे होती है, ब्रोंकस। ब्रोंकस इज द एयरवे, ये ट्रेकिया की ब्रांचेस है। ट्रेकिया इज अ एयरवे which convert into right and left bronchus। और अगर M3 रिसेप्टर को एक्टिवेट किया जाए कहाँ पे, ब्रोंकस में, it can cause bronchoconstriction। ये क्या कराता है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। तो ये सांस लेने में दुश्वारी पैदा कर सकता है कि नहीं। ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन से मुराद ये है कि जो ब्रोंकस है उसकी ल्यूमिन नैरो हो जाएगी और एयर का आना जाना डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इट इज प्रेजेंट इन दी पैराइटल सेल्स। कहाँ पे होता है, पैराइटल सेल्स ऑफ दी स्टमक, वेरी गुड। और वहां पे अगर M3 रिसेप्टर को हम एक्टिवेट करें तो HCl प्रोडक्शन इंक्रीज HCl प्रोडक्शन। तो ये गैस्ट्राइटिस करा सकता है कि नहीं, तो इंक्रीज HCl प्रोडक्शन इन दी स्टमक, तो गैस्ट्रिक एसिडिटी क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। तो देखिए ये सारी की सारी मेन MCQs हैं। अगर आप लोग को ये लिस्ट समझ आए तो आगे ड्रग पढ़ना बहुत आसान है। तो देखिए बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट वी शुड नो दीज ऑल थिंग्स कि पैरासिम्पथेटिक सिस्टम के अंदर एसिटाइलकोलिन मेनली काम करता है। फिर एसिटाइलकोलिन ने मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे काम करना है, और बॉडी के अंदर प्रैक्टिकली हमें 3 रिसेप्टर का पता होना चाहिए, M1, M2 एंड M3। M1 कहाँ पे है, ब्रेन के अंदर है। M2 कहाँ पे है, हार्ट के अंदर है। तो M2 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द हार्ट, और जब M2 को जब भी एसिटाइलकोलिन एक्टिवेट करे वो हार्ट रेट को क्या करता है, डिक्रीज, तो इनहिबिटरी है। लेकिन आप लोग इस चार्ट में देखें सबसे ज्यादा अगर मुख्तलिफ जगहों पे ज्यादातर रिसेप्टर है वो कौन सा है, और कल मैंने लेक्चर में ये बात की थी मोस्ट अबंडेंट मस्कुलिनिक रिसेप्टर इज M3, हमने बात की थी ना। अगर M3 सलाइवा ग्लैंड में एक्टिवेट हो जाए तो सलाइवा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लैक्रिमल ग्लैंड से टीयर प्रोडक्शन को इंक्रीज जाए, यूरिनेशन कराएगी। तो एक्साइटेटरी है कि इनहिबिटरी, इसमें भी लिखे इट इज एक्साइटेटरी, ये भी क्या है, एक्साइटेटरी। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि M1, M3 इज एक्साइटेटरी बट M2 इज इनहिबिटरी। क्लियर है जी? नहीं, कंस्ट्रक्शन इज एक्साइटेटरी, डायलेशन इज इनहिबिटरी। क्लियर है? मतलब कंस्ट्रक्ट करना, एक्साइट करना होता है। हाँ जी, क्या नो नो ओके, जो हार्ट है दैट इज इनवॉलंटरी एक्टिविटी, हार्ट रेट हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस हार्ट रेट को मेंटेन करना कि कब ज्यादा करना है कब कम करना है, इसके ऊपर सिंपैथेटिक का भी रोल है और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में कौन काम करता है, एसिटाइलकोलिन। सिंपैथेटिक में एड्रेनलिन काम करता है। एड्रेनलिन बीटा रिसेप्टर पे काम करेगी कि नहीं, और हार्ट के अंदर बीटा 1 रिसेप्टर है। अब ये हमने बाद में पढ़ना है कि किन किन कंडीशन में हार्ट के ऊपर पैरासिम्पैथेटिक काम ज्यादा करेगी, किन कंडीशन में सिंपैथेटिक ज्यादा काम करेगी। अब अगर एक बंदा है उसने फॉर एग्जांपल रनिंग की है, एक्सरसाइज की है, तो उसका हार्ट रेट वैसे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब वो फॉर एग्जांपल रेस्ट कंडीशन में आ जाते हैं, एक्टिविटी कम होने की वजह से उसका हार्ट रेट फिर भी नॉर्मल हो जाता है। पोजीशन चेंज की वजह से या कोई एक्टिविटी की वजह से हार्ट रेट का इंक्रीज डिक्रीज डिपेंड करता है कि उस टाइम पे प्रीडोमिनेंट सिंपैथेटिक सिस्टम है या पैरासिम्पैथेटिक। वजह यह है कि हमने पहले क्लास के फर्स्ट लेक्चर में यह बताया था कि इट विल बैलेंस बिटवीन बॉडी फंक्शन, ये बैलेंस करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कि कब सिंपैथेटिक बढ़ानी है कब पैरासिम्पैथेटिक बढ़ानी है। ठीक है, दूसरी बात हार्ट रेट जो है ये ब्लड वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अगर हम इस तरह खड़े हैं या बैठे हुए हैं तो ग्रेविटी का इफेक्ट है कि नहीं, तो ब्लड फ्लो हार्ट को इतना नहीं है। अगर हम सोते हैं तो ब्लड फ्लो हार्ट को क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर जितना ब्लड ज्यादा आएगा उसका आउटपुट भी ज्यादा होगा, तो हार्ट रेट भी क्या हो जाएगा,
वो नॉर्मली थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, लेकिन जब हम लेटरल पोजीशन में जाते हैं तो हार्ट रेट और कम हो जाता है। इसका मतलब पोजीशन पे डिपेंड करता है, ब्लड वॉल्यूम की स्टेटस पे डिपेंड करता है और कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो वहां पे सिंपैथेटिक ज्यादा काम कर रहा है या पैरासिम्पैथेटिक ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अब टेकिकार्डिया एक पेशेंट है, मतलब उसका हार्ट रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आप उससे पूछे कि अभी आप इधर क्लिनिक में जब आए हैं तो दौड़ के तो नहीं आए हैं, या कोई रास्ते में कोई ऐसी चीज तो नहीं देखे जिससे आपको खौफ, फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट वगैरह है, उसके इंसान की एंजाइटी वगैरह, तो सिंपैथेटिक एक्टिव है। फ्लाइट और फाइट सिस्टम क्या है, सिंपैथेटिक है। और जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है तो हार्ट रेट क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। वो हम अलग पढ़ेंगे कि फिजियोलॉजिकल टेकिकार्डिया क्या है, पैथोलॉजिकल टेकिकार्डिया क्या है। ठीक है, इसके बाद अब पूछ लेंगे फार्माकोलॉजिकल टर्म्स, कि फार्माकोलॉजिकल टर्म्स क्या है। तो नेक्स्ट लिखे फार्माकोलॉजिकल टर्म्स। ये जो लिस्ट आप लोग अभी बनाए हैं ये आप लोगों को हेल्प देगा इसको रिमेंबर, ठीक है। ये बार बार एक दो दफा रिवाइज करेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेके इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल टर्म्स, ठीक है। ये टर्म समझना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें लिखे नंबर 1 इज एगोनिस्ट, ठीक है। ये वर्ड हम बार बार यूज करेंगे, एगोनिस्ट, नाम सुना है कि नहीं। द फर्स्ट वन इज एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब यह है द एजेंट से मुराद ड्रग भी है, कोई पॉइजन भी हो सकता है, विच एक्टिवेट द रिसेप्टर to increase या enhance the activity that is called of agonist। इसका मतलब यह है कि ऐसा एजेंट जो किसी रिसेप्टर पे जाकर काम करे और उस रिसेप्टर की काम को क्या करे, इंक्रीज करे, बढ़ाए, इसको हम एगोनिस्ट कहते हैं। अभी जब हम आगे कंसेप्ट में जाएंगे, एगोनिस्ट में भी डायरेक्ट एगोनिस्ट, ठीक है। एगोनिस्ट के पे दो किस्में हैं, डायरेक्ट एगोनिस्ट एंड इनडायरेक्ट एगोनिस्ट, बट वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इसकी कंसेप्ट क्या है और डिफरेंस क्या है। लेकिन एगोनिस्ट से मुराद ये है कि हर वो चीज जो किसी रिसेप्टर पे काम करके उस रिसेप्टर की फंक्शन को मजीद बढ़ाए, तो उसको हम एगोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखे कि व्हाट इज एंटागोनिस्ट, ये तो इसका ऑपोजिट होगा ना, एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट इसका मतलब एजेंट विच ब्लॉक द रिसेप्टर, एजेंट विच इनहिबिट और ब्लॉक द रिसेप्टर, हाँ जी, टू डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर, एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर या एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड ऑफ एंटागोनिस्ट। तो एगोनिस्ट का मतलब यह है कि ये रिसेप्टर की फंक्शन को बढ़ाता है, एंटागोनिस्ट का मतलब यह है कि ये रिसेप्टर की फंक्शन को डिक्रीज कर देता है। फिर इसके बाद लेके पोटेंसी, व्हाट इज मेंट बाय पोटेंसी, एनीवन इन द क्लास, व्हाट इज पोटेंसी? इट इज द अमाउंट ऑफ ड्रग, द अमाउंट ऑफ drug required for the maximum effect, मतलब मैक्सिमम इफेक्ट के लिए जितना अमाउंट ऑफ द ड्रग रिक्वायर्ड होता है उसको क्या कहते हैं, पोटेंसी कहते हैं। और एक और वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड एफिकेसी, ये नाम सुना है, एफिकेसी, ठीक है। दैट इज द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ द ड्रग, मतलब ड्रग से जो हमें इफेक्ट मिलता है मैक्सिमम, उसको क्या कहते हैं, एफिकेसी कहते हैं। तो यहाँ पे लेके मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ द ड्रग, दैट इज नोन एज एफिकेसी। देखिए पोटेंसी, चाहे फॉर एग्जांपल
कम हो, लेकिन हमें ज्यादातर क्या चाहिए, एफिकेसी, क्योंकि डॉक्टर की प्रायोरिटी ये है कि पेशेंट में इफेक्ट आ जाए। अब अगर आप एक बंदे को 3 टैबलेट्स दे रहे हैं लेकिन वो कोई काम के है नहीं, दूसरी साइड पे एक पेशेंट एक टैबलेट ले रहा है लेकिन वो ठीक हो रहा है, इसका मतलब जो रिकवरी है या ठीक होने की जो प्रोसेस है वो तो इफेक्ट की वजह से आता है। तो हमारे लिए मैक्सिमम ड्रग से क्या चाहिए, इफेक्ट चाहिए। तो those drug would be considered a good drug who are more efficacious, जिसकी एफिकेसी सबसे ज्यादा होती है। तो देखिए इसकी सिर्फ डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन कि अगर फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ द ड्रग, जितना अमाउंट ऑफ द ड्रग हमें चाहिए किसी इफेक्ट के लिए ड्रग से, तो उसका नाम है पोटेंसी, और मैक्सिमम इफेक्ट जो हमें ड्रग दे रही है तो उसको क्या कहते हैं, एफिकेसी कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए हेडिंग दे दे, द मेन हेडिंग इज कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। हम एसिटाइल कोलिन पैरासिम्पथेटिक सिस्टम पढ़ देना, कोलिनर्जिक। अब हेडिंग दे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या है, बहुत आसान, पहले के द एजेंट्स हाँ जी, विच इंक्रीजेस, एगोनिस्ट है, एक्टिविटी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज, इंक्रीज करेगी, विच इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ व्हाट, हाँ जी, हाँ नहीं, एसिटाइल कोलिन, वेरी गुड, क्योंकि पैरासिम्पथेटिक से मुराद कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइल कोलिन। तो ऐसे ड्रग या ऐसे एजेंट एसिटाइल कोलिन एक्टिविटी को बढ़ाए, इसको हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कहते हैं। तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का मतलब यह है कि ये दो किस्म के हैं, एक तो डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। तो लेके टाइप्स ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, हेडिंग दे टाइप्स, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, कि व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। यहाँ पे लेके नंबर 1 2 टाइप्स, इसके कितनी टाइप्स है, 2। फर्स्ट लेके डायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, डायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है, और नेक्स्ट लेके इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है, ये इसकी 2 टाइप्स हैं। डेफिनेशन में लेके द एजेंट्स which activate the muscarinic receptor directly to increase the activity of acetylcholine, that is called direct कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। मतलब वो ड्रग जो मस्करेनिक रिसेप्टर पे जाकर डायरेक्ट काम करे और उससे एसिटाइल कोलिन एक्टिविटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसको हम डायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कहते हैं। इसमें लेके द एजेंट्स which inhibit acetylcholine esterase and decrease the lysis या breakdown of acetylcholine to enhance mean increase activity, they are called indirect cholinergic agonist। बहुत आसान है, ठीक है, इसकी जो कंसेप्ट है वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, ठीक है, हमने जो अभी प्रीवियस डायग्राम बनाए हैं उसके अंदर इस दोनों डेफिनेशन की कंसेप्ट मौजूद है। देखिए अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करें, दिस वाज अ प्रीवियसली डायग्राम व्हिच वी ड्रॉन, दैट इज नर्व एंडिंग, ये नर्व एंडिंग है और इसके साथ ये क्या चीज अटैच है, मसल है, तो दिस कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। अब इस नर्व के अंदर पहले से क्या चीज बन चुकी है, एसिटाइलकोलिन, क्योंकि एसिटाइल को ए के साथ क्या बनता है, कोलिन आपस में मिलता है, एसिटाइल क्या बनाता है, कोलिन बनाता है। अगर हमें नहीं चाहिए तो इस एसिटाइलकोलिन को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं वेसिकल के अंदर। इधर फोकस करें, लिखना नहीं है,
अब एसिटाइल कोलिन यहाँ पे मसल के ऊपर इसके जो रिसेप्टर है दैट इज कॉल्ड मस्करेनिक। अगर ये जो रिसेप्टर है, अगर ये हार्ट के मसल है ये M2 है, अगर ये सलाइवरी ग्लैंड है तो M3 है, अगर ये लैक्रिमल ग्लैंड है M3 है, GIT है तो M3 है। ये डिपेंड करते हैं कि कहाँ की मसल है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि व्हेन एसिटाइल कोलिन कम एंड एक्ट ऑन मस्करेनिक रिसेप्टर। अब देखिए मैंने एक ड्रग दे दिया पेशेंट को, उस ड्रग का नाम है ए, दिस इज अ ड्रग। अब ये जो ड्रग है ये भी डायरेक्ट किस पे काम कर सकता है, मस्करेनिक रिसेप्टर, और ये भी वो काम करेगा जो काम कौन करता है, एसिटाइल कोलिन। तो ऐसा ड्रग कि वो डायरेक्ट जाकर किस पे काम करे, मस्करेनिक रिसेप्टर, और एसिटाइल कोलिन एक्टिविटी को क्या करे, बढ़ाए, इसको हम डायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कहते हैं। So these drug can directly activate muscarinic receptor to increase the activity of acetylcholine। लेकिन अब इधर देखें, जब acetylcholine यहाँ पे काम खुद करे और ये डिटेच हो जाए तो इसका जो लेवल है इसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए कि नहीं। यहाँ पे कौन सा एंजाइम था, एसिटाइलकोलिन एस्टीरेज। अब ये एसिटाइलकोलिन इसने तो दो में डिवाइड होना है, किस में, एसिटाइल को ए और किस में, कोलिन में। लेकिन यहाँ पे एंजाइम है ना दैट इज एसिटाइलकोलिन एस्टीरेज, ये ब्रेकर एंजाइम है। अब मैंने फिर एक ड्रग दे दिया पेशेंट को, द ड्रग इज ड्रग बी। अब इस ड्रग बी ने इस रिसेप्टर को कुछ नहीं कहना, ये याद रखें एमसीक्यूज में। ड्रग ए तो डायरेक्ट किस पे काम करता है, रिसेप्टर पे, लेकिन जो ड्रग बी है इसने रिसेप्टर को कुछ नहीं कहना, इसने जाकर इसको ही ब्लॉक करना है, किस एंजाइम को, एसिटाइलकोलिन एस्टीरेज। अगर आप इस एंजाइम को काम करने नहीं देंगे एसिटाइलकोलिन की लाइसिस होगी, नहीं होगी। एसिटाइलकोलिन का लेवल इस नर्व एंडिंग में क्या होगी, ज्यादा। तो जितना वो ज्यादा होगी तो एक्टिविटी ज्यादा करेगी कि कम, ज्यादा, तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एगोनिस्ट है कि एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट नहीं है, क्या है, एगोनिस्ट है। एक्टिविटी बढ़ गई है लेकिन अब रिसेप्टर के साथ लेन देन नहीं है, इनडायरेक्टली हमने एसिटाइलकोलिन की लेवल को बढ़ाया है बाय ब्लॉकिंग व्हिच एंजाइम, एसिटाइलकोलिन एस्टीरेज। तो ऐसा ड्रग जो रिसेप्टर को कुछ ना कहे लेकिन एसिटाइलकोलिन की लाइसिस को कम करे और एसिटाइलकोलिन एक्टिविटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, इसको इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कहते हैं। अब समझ गए क्या नहीं। तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ये हमारे पास कितने टाइप्स के हैं, दो, वन इज डायरेक्ट अनदर इज इनडायरेक्ट। अब इसके नीचे लेके एग्जांपल्स कि जो डायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है इसकी एग्जांपल क्या है, कि व्हाट आर दी एग्जांपल्स, कि जो ड्रग हम देते हैं पेशेंट को और वो डायरेक्ट जाकर किस रिसेप्टर को एक्टिवेट करे, मस्करेनिक, और इससे एसिटाइलकोलिन काम बढ़ जाए, तो उसमें ड्रग कौन कौन से, नंबर 1 बेथानिकोल। इसके अंदर कौन सा ड्रग है, बेथानिकोल। बेथानिकोल, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ड्रग, बेथानिकोल, ठीक है। बेथानिकोल इज अ ड्रग व्हिच डायरेक्टली एक्टिवेट मस्करेनिक रिसेप्टर। लेकिन याद रखना है कि ये दो जगहों पे काम करता है। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर बनाया ऐसा गया है कि एसिटाइलकोलिन की उन रिसेप्टर को डायरेक्ट एक्टिवेट करता है जो ब्लैडर के अंदर है और जीआईटी के अंदर है। इसका मतलब यूरिनरी ब्लैडर और किसके लिए है, जीआईटी के अंदर। अब देखिए इसकी यूज क्या है, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी रिटेंशन। ये किस में देते हैं, यूरिनरी रिटेंशन। नंबर 2 ये हम देते हैं जीआईटी, हाँ जी, जीआईटी पैरालिसिस, किसके अंदर, जीआईटी पैरालिसिस। और जीआईटी पैरालिसिस का दूसरा नाम है पैरालाइटिक, पैरालाइटिक इलियस। इसका दूसरा नाम क्या है, पैरालाइटिक इलियस है। अब आप लोगों ने खुद इस पे देखे वही रिसेप्टर का गेम है, मतलब कंसेप्ट वही से आना है। अब इसमें हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो जीआईटी है या यूरिनरी ब्लैडर है, इसके अंदर कौन सा रिसेप्टर है, M3 है। कौन सा है, M3। क्या होता है कि कभी कभार कुछ पेशेंट के अंदर ऑपरेशन किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है उसकी पेट में रसोली है, ट्यूमर है, तो उसकी जनाब जब ऑपरेशन होगी तो उसको नशा देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, तो उसकी सारी बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि ऑपरेशन के बाद उसकी जो जीआईटी मसल है वो वीक रह जाते हैं, क्या रह जाते हैं, वीक, और उसमें खुद फिर कंट्रैक्शन एबिलिटी नहीं होती। उन कंडीशन को कहते हैं जीआईटी पैरालिसिस। पैरालिसिस मीन के खत्म होना, वो मसल एक्टिवेट नहीं होते। अब हमने अगर किसी की जीआईटी सर्जरी हो जाए और सर्जन से गलती की वजह से
या नशे देने वाली डोज बढ़ जाए या कोई और वजह है जिसकी वजह से वो इंटेस्टाइन की जो सेल है या जो मसल है वो दोबारा कंट्रैक्ट ना करे। ये बंदा जब 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद खाना खाना शुरू करेगा तो खाना जब बंदा खाता है उसको नीचे ले जाने के लिए पेरिस्टालिस चाहिए कि नहीं। तो अगर ये बंदा खाना खाएगा तो उसकी फूड जो है ना डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब होगी नहीं होगी, क्योंकि इसका जो जीआईटी मसल है वो क्या है, वो वीक है, वो डैमेज है। अब हमने ऐसा ड्रग देना है कि वो जीआईटी मसल को एक्टिवेट करे या रिलैक्स करे, हाँ एक्टिवेट करे। तो एक्साइटेटरी काम करेंगे कि इनहिबिटरी? एक्साइटेटरी। और जीआईटी के अंदर कौन सा रिसेप्टर है, M3, और वो क्या है, एक्साइटेटरी। और उस M3 को एक्साइट करने वाला जो बेस्ट ड्रग है उसका नाम बेटानिकोल है, ठीक है, उसका नाम क्या है, बेटानिकोल। तो एग्जाम में आएगा क्या पेशेंट डन लेप्राटमी सर्जरी, मतलब ओपन एब्डोमेन सर्जरी हुई है, 2 हफ्ते के बाद वो कुछ खाना खा रहे लेकिन वो नीचे जा नहीं सकता और उसकी जो जीआईटी मसल है वो बहुत वीक है। कौन सा ड्रग है कि वो हम दे जिससे हम जीआईटी मसल को एक्टिवेट कर सके? आंसर इज बेटानिकोल, वो बेटानिकोल है। एक और पेशेंट आता है, इधर देखें, फॉर एग्जांपल ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है, स्टोरिंग ऑफ यूरिन, ये यूरिन को स्टोर करता है। इधर फोकस करें, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। अभी हमने बात की थी कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक किस्म के मसल्स पाए जाते हैं जैसे स्काल्डो, बात है नहीं, इट्स मसल इज कॉल्ड डेट्रूसर मसल, इसका नाम क्या है, डेट्रूसर मसल। अब देखिए इस डेट्रूसर मसल के ऊपर भी कौन सा रिसेप्टर है, M3। अब अगर एक पेशेंट है उसकी जो ब्लैडर है वो बियॉन्ड द लिमिट वो क्या हो चुकी है, डायलेट, रिलैक्स हो चुकी है, तो ब्लैडर के अंदर यूरिन ज्यादा होंगे क्या नहीं? अब यूरिन तो ज्यादा है लेकिन इसको बाहर निकालने के लिए ब्लैडर को क्या करना है, कंट्रैक्ट करना है। दोज पीपल जिस लोगों में यूरिनरी ब्लैडर कंट्रैक्ट नहीं होता तो कैन दे पास यूरिन? नो, द कंडीशन इज कॉल्ड यूरिनरी रिटेंशन। मतलब वो लोग जो यूरिन करना चाहे लेकिन फिर भी पास नहीं कर सकते हैं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन के तकरीबन 50 काज है, ठीक है ना, कि यूरिनरी रिटेंशन क्यों होता है। उनमें से एक काज ये है कि ब्लैडर सही तरीके से क्या ना करे, कंट्रैक्ट ना करे। अगर सर्जन ये देखे अल्ट्रासाउंड के जरिए ये मालूम हो जाए कि ब्लैडर फुल है यूरिन से लेकिन वो क्या नहीं कर सकते, कंट्रैक्ट, तो हमने ऐसा ड्रग देना है कि ब्लैडर के अंदर किस रिसेप्टर को एक्टिवेट करे, M3, और वो ब्लैडर को क्या करे, कंट्रैक्ट करके यूरिन को बाहर निकाले। अगेन द बेस्ट ड्रग इज बेटानिकोल, वो क्या है, वो बेटानिकोल है। इसका मतलब बेटानिकोल एक ऐसा ड्रग है कि 2 जगहों पे M3 को ज्यादा एक्टिवेट करता है, वन इज इंटेस्टाइन, अनदर इज यूरिनरी ब्लैडर। ये जीआईटी प्रॉब्लम में भी देते हैं और यूरिनरी रिटेंशन में भी देते हैं। यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल ये हम देते हैं व्हेन देयर इज प्रॉब्लम इन द बाउल, बाउल से मुराद क्या है, इंटेस्टाइन, बाउल से मुराद क्या है, इंटेस्टाइन। या हम तब देते हैं व्हेन द प्रॉब्लम इन द ब्लैडर, मतलब यूरिनरी ब्लैडर। सो ब्लैडर इज बी, बाउल इज बी, बेटानिकोल इज बी, ये सारा बी बी है, क्लियर है कि नहीं? तो ये बाउल प्रॉब्लम में भी देते हैं, ये ब्लैडर प्रॉब्लम में भी देते हैं, ठीक है, बेटानिकोल। इट कैन एक्टिवेट जीआईटी मसल एंड इट कैन एक्टिवेट डेट्रूसर मसल। तो जीआईटी को कंट्रैक्ट करना और ब्लैडर को कंट्रैक्ट करना ये किस ड्रग का काम है, बेटानिकोल का काम है, ठीक है। इसके बाद लिखे मेथाकोलिन, ठीक है, द नेक्स्ट ड्रग इज कॉल्ड मेथाकोलिन। सेकंड नंबर जो ड्रग हम पढ़ेंगे उसका नाम है मेथाकोलिन। ये हम कौन से एगोनिस्ट पढ़ते हैं, वेरी गुड, दे आर कॉल्ड डायरेक्ट एगोनिस्ट। मेथाकोलिन लिखे, इट इज यूज्ड टू एक्टिवेट M3 रिसेप्टर इन दी ब्रोंकस। ये कहाँ पे काम करता है, ब्रोंकस के अंदर। तो ब्रोंकस में M3 है कि नहीं, तो ब्रोंकस के अंदर M3 को एक्टिवेट करना किसका काम है, मेथाकोलिन। और इसके MCQ देखे, इट इज यूज्ड फॉर हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ब्रोंकस इन आस्थमा पेशेंट। किस पेशेंट में, आस्थमा, ठीक है। अगर एक पेशेंट है वो दमे का मरीज है, उसको आस्थमा है, तो हम उसको जनाब क्या कहलाते हैं, मेथाकोलिन कहलाते हैं। अब देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। दिस इज फॉर एग्जांपल एयरवे, जिसके अंदर ऑक्सीजन ने लंग्स में जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर आना है।
आप लोग ऐसा इमेजिन करें कि ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल ब्रोंकस है, ठीक है। हम जब सांस लेते हैं तो ट्रेकिया में जाता है, ट्रेकिया से फिर ब्रोंकस में जाकर लंग्स को मिलती है। इसका मतलब अगर हमने सांस लेना है तो उस एयर को लंग्स तक पहुंचाना किससे गुजरना होगा, ब्रोंकस से। अब इधर फोकस करें सारे। अब ब्रोंकस अगर इस तरह हो चुका है, इधर एमसीक्यू सुन ले। फॉर एग्जांपल दिस इज अ ब्रोंकस स्टेटस, हमने इन्वेस्टिगेशन की और ब्रोंकस ऐसा है। तो ब्रोंकस डायलेट हो चुका है कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, दैट इज कॉल्ड ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। इसको क्या कहते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टेड डिजीज। इसको क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड। जब ब्रोंकस के अंदर कंस्ट्रक्शन आती है तो इसकी दो वजूहात है, या तो पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम है, सीओपीडी, या पेशेंट को आस्थमा है। क्या है, आस्थमा। सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज, या इसको आस्थमा है। अब पेशेंट आते हैं, दोनों में सांस का मसला होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों के अंदर ब्रोंकस क्या है, कंस्ट्रक्ट है। अब इसमें सिर्फ फर्क ये है, जो सीओपीडी है ये इरिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है। ये क्या है, इरिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। और जो आस्थमा है ये क्या है, ये रिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। सीओपीडी इज इरिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रक्टेड डिजीज, लेकिन आस्थमा क्या है, हाँ जी, रिवर्सिबल है। अब इधर हम सिक्यूज सुन ले। अगर एक पेशेंट आए, वो कहते हैं कि उसकी सांस बिल्कुल रुक रही है, उसको दुश्वारी है और उसकी चेस्ट में पेन भी है, चेस्ट टाइटनेस है, और आप ये देखना चाहते हैं कि यार ये जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, तो आप इसको मेथाकुलिन खिलाएं। जब हम मेथाकुलिन टैबलेट देते हैं और पेशेंट में मजीद क्या हो जाए, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, क्योंकि M3 रिसेप्टर क्या कराता है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। तो अगर इंसान की सांस मजीद क्या हो जाए, मतलब उसकी सांस रुक जाए बिल्कुल, उसको दुश्वारी मजीद बढ़ जाए, इसका मतलब इसमें चेंज आ गई है कि नहीं, ये मजीद क्या हुआ है, कंस्ट्रक्ट हुआ है। इसका मतलब ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल से मुराद के इसके अंदर चेंजेस आती है। और अगर आप किसी को मेथाकुलिन दे, मेथाकुलिन से पहले और बाद में उसका कोई फर्क ना पड़े, इसका मतलब जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है फिक्स है कि नहीं है, वो फिक्स है। ये कौन सा है, इरिवर्सिबल, वो सीओपीडी है। तो अगर मेथाकुलिन के लाने से इंसान की ब्रोंको कंस्ट्रक्शन मजीद बढ़ जाती है तो फिर ये एयरवे हाइपर सेंसिटिव है कि नहीं, तो दैट इज द डायग्नोसिस ऑफ आस्थमा। इसको कहते हैं MCT, मेथाकुलिन चैलेंज टेस्ट। ये एमसीक्यू याद रखें। तो मेथाकुलिन चैलेंज टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ व्हिच कंडीशन, आस्थमा कंडीशन। ये बात समझ गए कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक और कंडीशन अच्छे स्टूडेंट ये भी याद रखे, FEV1। ये कौन सा है, FEV1, forceful expiration volume in 1 second। FEV1 stand for forceful expiration volume in 1 second। आपको डॉक्टर बताए कि आप फोर्सफुली जोर से एक्सपायर करें, तो जितना एयर आप एक सेकंड में बाहर एक्सपायर करते हैं उस वॉल्यूम को क्या कहते हैं, FEV1। और ये हम मालूम कैसे करेंगे, हमारे साथ हॉस्पिटल के अंदर एक मशीन होता है जिसका नाम स्पायरोमीटर है। स्पायरोमीटर इंसान के साथ कनेक्ट होता है और जब आप जोर से सांस निकालते हैं तो एक सेकंड में जितना वॉल्यूम वो कैच करता है उसका नाम क्या है, FEV1। अब इधर सुन ले, अगर एक पेशेंट है उसकी ब्रोंको क्या है, कंस्ट्रक्शन है, तो ये जब सांस छोड़ेगा तो उसकी मैक्सिमम एयर आ जाएगी कि कम जाएगी, कम जाएगी। तो FEV1 COPD और आस्थमा दोनों में क्या होता है, कम होता है। अब अगर आप मेथाकुलिन किसी को खिलाएं तो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन मजीद बढ़ेगी, और फिर आप FEV1 चेक करें तो वो मजीद कम होगी कि नहीं होगी। अगर FEV1 बिफोर मेथाकुलिन और आफ्टर मेथाकुलिन एक जैसा नहीं है, उसमें मजीद कमी आई है, तो इसका मतलब ये कंस्ट्रक्शन रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल है। तो फिर कौन सी डिजीज है, आस्थमा है। अगर सेम है तो फिर ये फिक्स्ड ब्रोंको कंस्ट्रक्शन है, तो फिर ये क्या है, ये COPD है। तो विच ड्रग cholinergic agonist used for the diagnosis of asthma to check sensitivity of the bronchus, that is called methaqualin। और इसलिए इसको हम मेथाकुलिन चैलेंज टेस्ट भी कहते हैं। इसके बाद लेके नेक्स्ट है पाइलोकार्पिन, 3rd नंबर ड्रग। बस मेथाकुलिन का यही काम है कि ये हॉस्पिटल के अंदर इसलिए देते हैं ताकि इसमें हम ब्रोंकस की सेंसिटिविटी को चेक कर सके। नेक्स्ट लेके पाइलोकार्पिन, इट एक्टिवेट हाँ जी mainly receptors in lacrimal gland
एंड सलाइवरी ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड एंड सलाइवरी। इसका मतलब कि पाइलोकार्पिन देने से टीयर प्रोडक्शन और सलाइवा प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए जो सलाइवरी ग्लैंड है उस पे कौन से रिसेप्टर है, M3, और इससे सलाइवा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लैक्रिमल ग्लैंड में M3 है, वो टीयर प्रोडक्शन बढ़ाती है। तो यही जो पाइलोकार्पिन है ये सलाइवा प्रोडक्शन और क्या, टीयर प्रोडक्शन दोनों को बढ़ाती है। इसकी यूज लेके यूजेस, इसका यूज ये है, इट इज यूज्ड इन अ कंडीशन नोन एज शोग्रन सिंड्रोम। ये किस में यूज होता है, शोग्रन, ये नाम सुना है कि नहीं, शोग्रन सिंड्रोम, ठीक है। शोग्रन सिंड्रोम के बारे में याद रखें, इट इज ऑटो इम्यून डिजीज। ये क्या है, ऑटो इम्यून। इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, इसमें अपना इम्यून सिस्टम नॉर्मल टिश्यू को क्या करता है, डैमेज करता है। ऐसी ग्रुप ऑफ डिजीजेस जिसमें अपना इम्यून सिस्टम जाकर एबनॉर्मली रिएक्ट करे अपने टिश्यू के खिलाफ, दे आर कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। इम्यून सिस्टम इज अ गुड फॉर बॉडी, लेकिन समटाइम यही गुड सिस्टम अपने नॉर्मल टिश्यू के खिलाफ रिएक्ट करके उसको क्या करते हैं, डैमेज। ऐसे डिजीज को क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून। तो शोग्रन सिंड्रोम क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज। इट यूजुअली अफेक्ट फीमेल मोर देन मेल, ये फीमेल के अंदर बहुत कॉमन होती है। और शोग्रन सिंड्रोम कैन अफेक्ट फीमेल अराउंड द एज ऑफ 20 to 40 ईयर्स, मतलब 20 से लेके 40 के दरमियान जितनी फीमेल्स होती है, दे आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड फ्रॉम द शोग्रन सिंड्रोम। इसके अंदर जो एंटीबॉडीज बनते हैं, मतलब एबनॉर्मली रिएक्ट, तो इसके अंदर जो एबनॉर्मल रिएक्शन होती है इम्यून सिस्टम की, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड, इसमें जो एंटीबॉडीज बनेगी वो किस ग्लैंड को डैमेज करेगी, लैक्रिमल ग्लैंड। और नेक्स्ट किसको डैमेज करेगी, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। और नेक्स्ट इट कैन डैमेज ज्वाइंट्स, किसको डैमेज करेगी, ज्वाइंट्स को। तो अगर फॉर एग्जांपल इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली रिएक्ट करें और वो डैमेज करे किस ग्लैंड को, क्या बात बताए या सर बताएगा, किस ग्लैंड को, लैक्रिमल ग्लैंड। तो लैक्रिमल ग्लैंड अगर डैमेज हो जाए तो टीयर प्रोडक्शन होगी, नहीं होगी, देयर विल बी ड्राई आइज। इसके अंदर क्या होगी, ड्राई आइज, दैट इज कॉल्ड जीरोप्थेल्मिया, दैट इज कॉल्ड जीरोप्थेल्मिया या जीरोप्थेल्मिया, ठीक है। फिर अगर सलाइवरी ग्लैंड डैमेज हो जाए तो सलाइवा प्रोडक्शन होगी, नहीं, so there will be dry mouth, that is called xerostomia, that is called xerostomia, and if damage occurring to the joint it will lead to arthritis। क्या हो जाएगा, arthritis, inflammation of the joint is called arthritis। तो पेशेंट फिर चल भी नहीं पाएगा, उसकी जोड़ों में दर्द भी होगी, ज्वाइंट पेन भी होगा। तो दो तीन चीजें आप लोगों ने यहाँ से क्लियर करके याद रखनी है कि if destruction occurring to the lacrimal gland there will be dry eyes, अगर सलाइवरी ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर ड्राई माउथ, और आखिर में ज्वाइंट प्रॉब्लम इज आर्थराइटिस। ये दो तीन पेशेंट मैंने खुद देखे हैं फीमेल्स के अंदर शोग्रन सिंड्रोम, ठीक है ना। ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें लैक्रिमल ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड बैडली डैमेज हो जाए। अब इन लोगों की इशू क्या है, आइज ड्राई होगी तो बार बार ईचिंग करेगी, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होगी। ड्राई माउथ, इन लोगों को पहले ये लगता है कि उसको डायबिटीज है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के अंदर भी ड्राई क्या होता है, माउथ होता है। तो फिर जब हम मजीद वर्कअप करते हैं तो ये देखिए शोग्रन सिंड्रोम के अंदर लैक्रिमल ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड डिस्ट्रॉय है, तो हमने ऐसा ड्रग देना है जिससे हम सलाइवा प्रोडक्शन और टीयर प्रोडक्शन क्या करें, कम। तो M3 प्रोडक्शन, M3 सॉरी ज्यादा करें। तो M3 रिसेप्टर सलाइवरी ग्लैंड और लैक्रिमल ग्लैंड में है कि नहीं, और उस पर काम करने वाला ड्रग क्या है, पाइलोकार्पिन है। तो पाइलोकार्पिन इज अ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच सिंड्रोम, शोग्रन सिंड्रोम, in order to increase saliva production and tear production, ठीक है। और इसका नेक्स्ट लिखे यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा, ये किस में यूज करते हैं, ग्लोकोमा, क्योंकि आईज के अंदर एक्वस ट्यूमर का नाम सुना है कि नहीं, इन द आई देयर इज एक्वस ट्यूमर, पाइलोकार्पिन डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ट्यूमर। तो मतलब आंखों के अंदर अगर पानी का मिकदार बढ़ जाए, जिसको एक्वस ट्यूमर कहते हैं, तो आंखों पे फिर प्रेशर होगी क्या नहीं, दैट इज कॉल्ड ग्लोकोमा। और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम करने के लिए हम कौन सा ड्रग दे सकते हैं, पाइलोकार्पिन। तो पाइलोकार्पिन के बारे में शोग्रन सिंड्रोम याद रखे, और नेक्स्ट इज ग्लोकोमा, इन दोनों कंडीशन में हम दे सकते हैं। पाइलोकार्पिन स्पेशली कैन डिक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, कौन सा प्रेशर, इंट्राऑक्यूलर, मतलब प्रेशर विद इन द आई, और इट इज ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ट्यूमर। किस वजह से होती है, एक्वस ट्यूमर की वजह से। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट द डायरेक्ट एगोनिस्ट। आखिर में लास्ट क्वेश्चन है
वाई एसिटाइलकोलिन, ये आखिर लास्ट क्वेश्चन है, वाई एसिटाइलकोलिन नॉट यूज्ड क्लिनिकली एज अ ड्रग। जिसको पता है रेज योर हैंड। ओके, अभी तक हमने कितने ड्रग पढ़े? 3, बेटानिकोल, मेथाकोलिन एंड पाइलोकार्पिन। इन सब ड्रग ने जाकर एसिटाइलकोलिन की रिसेप्टर को एक्टिवेट करना है और इफेक्ट को बढ़ाना है। अगर हम इंजेक्शन में क्या चीज दे दें? एसिटाइलकोलिन, ये भी तो रिसेप्टर पे काम करता है, लेकिन इसको हम नहीं देते। हारिस बताएगा। ओके, हाँ ओके, नेक्स्ट। हाँ, राशिद बताए। ओके, हाँ ओके, सेम। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, साजिद बताए, उसने क्या कहा है? हाँ, ट्राई ट्राई करे शाबाश। हाँ, सही। हाँ, बताए बताए। हम्म, हाँ, आप लोगों में से किसी को पता है? अभी तक जो आंसरिंग की है दे आर करेक्ट, ठीक है ना? हाँ, ओके, ये सारी करेक्ट आंसर है। देखे, अगर एसिटाइलकोलिन है, देखे अगर एक पेशेंट है उसको यूरिनरी रिटेंशन है, तो हमने तो सिर्फ उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करना है जो कहाँ पे है? ब्लैडर में है। सबको एक्टिवेट करना चाहिए? नहीं चाहिए। तो स्पेसिफिक रिसेप्टर पे काम करना चाहिए। एसिटाइलकोलिन एक्ट नॉन स्पेसिफिकली। अगर आप एसिटाइलकोलिन को दे तो M1 पे भी काम करेगा, M2 पे भी करेगा और M3। तो अनवांटेड साइड इफेक्ट्स आएंगे कि नहीं? तो नंबर 1, अनवांटेड साइड इफेक्ट्स की वजह से एसिटाइलकोलिन इज नॉट क्लिनिकली यूज्ड, एक पॉइंट। नंबर 2, एसिटाइलकोलिन अगर आप इंजेक्शन में देंगे तो हमारे ब्लड के अंदर एसिटाइलकोलिन एस्टिरेज है। कौन सा एंजाइम है? एसिटाइल। और ये एसिटाइलकोलिन को देखते ही उसको क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। तो उसकी हाफ लाइफ लॉन्ग है कि शॉर्ट है? शॉर्ट है। आप ड्रग में देंगे और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जब वो डिस्ट्रॉय होगा तो वो काम के काबिल होगा? फिर नहीं। तो बिकॉज ऑफ शॉर्ट हाफ लाइफ इसका क्लिनिकल इफेक्ट भी इतना ज्यादा नहीं है। ये ड्रग अगर आप देंगे इसने ज्यादा देर तक काम करना है। अगर इसका कोई इंजेक्शन बंदा ले 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन एसिटाइलकोलिन इंजेक्शन लेने के बाद 2 मिनट के अंदर वो खत्म हो जाता है। तो हर 2 मिनट के बाद इंजेक्शन बंदा लगा सकता है? नहीं लगा सकता। एक तो 2 रीजन याद रखिए, अनवांटेड साइड इफेक्ट की वजह से, क्योंकि वो स्पेसिफिक काम नहीं करता, वो नॉन स्पेसिफिक है। और दूसरा, इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है, इसकी डिस्ट्रक्शन जल्दी होती है, तो उसका क्लिनिकल इफेक्ट भी ज्यादा नहीं होता। So these are the 2 reasons, that is why acetylcholine is not clinically used। ठीक है, ब्रेक करें इंशाल्लाह। कल से इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में बेटानिकोल, पाइलोकार्पिन, ठीक है, मेथाकोलिन और एसिटाइलकोलिन, लेकिन 3 क्लिनिकल यूज करते हैं और ये क्लिनिकल यूज नहीं करते। ठीक है।